वेलकम डियर एग्जाम। आज हम पढ़े BESC 134 पार्ट 7 मुक्त एवं दूरस्थ अधिगम और ई अधिगम। दूरस्थ शिक्षा का तात्पर्य है कि शिक्षा और शिक्षार्थी एक दूसरे से दूरी पर हैं। उदाहरण के लिए एक शिक्षार्थी के रूप में आप अपने शिक्षकों से कुछ दूरी पर हैं। मुक्त होने का क्या मतलब है? क्या दूरस्थ शिक्षा हमेशा मुक्त रहती है? कॉमनवेल्थ ऑफ अधिगम 2000 के अनुसार ओपन अधिगम शिक्षार्थियों को विकल्प प्रदान करता है। उदाहरण के लिए शिक्षार्थियों सीखने के स्थान का चयन करते हैं। वे निश्चित करते हैं कि घर पर पढ़ना है या यात्रा करते समय या कार्यस्थल पर या किसी अन्य स्थान पर। वे गति का चयन भी कर सकते हैं, अर्थात जिस गति में से वे अध्ययन करेंगे। वे शिक्षार्थी किसी कार्यक्रम के प्रवेश और निकास बिंदु भी चुन सकते हैं, जैसे किसी विशेष मॉड्यूल के लिए कार्यक्रमों में नामांकन करना और उन्हें पूरे करने के बाद बाहर निकलना। इस प्रकार मुक्त अधिगम सीखने की बाधाओं को दूर करता है और शिक्षार्थियों की पसंद और जरूरतों को समायोजित करता है। तब तक दूरस्थ शिक्षा शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समायोजित करने के लिए पर्याप्त लचीले ना हो। यह दूरस्थ हो सकती है लेकिन खुली नहीं है। कोई ओडीएल संस्थान शिक्षार्थियों को सीखने को आकर्षित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए यथासंभव खुलेपन का उपयोग कर रहे हैं। ओडीएल की आवश्यकता क्या है, क्यों है? कुछ लोग आगे पढ़ते रहने की इच्छा रखते हैं लेकिन शिक्षार्थी संस्थानों में नहीं जा सकते। शारीरिक रूप से अस्वास्थ्य सेवा में रहने वाले, ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले वृद्ध, ग्रामीण गृहिणी और कई अन्य जो शिक्षार्थी संस्थानों में जाने में असमर्थ हैं, वे शिक्षा जारी कर रखने की इच्छा रख सकते हैं। इसके अलावा पारंपरिक शिक्षा केवल कुछ विद्यालयों को समायोजित करती है और बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को समायोजित करने के लिए ना तो पर्याप्त संस्थान है और ना ही पर्याप्त क्षमता है। दूरस्थ शिक्षा शिक्षण और सीखने के लिए कक्षाओं और निर्भर नहीं है और बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों को समायोजित करती है। इसलिए यह शिक्षक की एक वैकल्पिक प्रणाली के रूप में उभरा है। भारत में ओडीएल दिल्ली विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने वाले भारत का पहला विश्वविद्यालय है। इसमें 1962 दूरस्थ शिक्षा का पक्ष शुरू की। 1982 में आंध्र प्रदेश में पहला खुला विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। 1985 में इग्नू संसद के एक अधिनियम द्वारा एक राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तब इसे ओडीएल बहुत तेजी से बढ़ा। यह अत्यधिक लोकप्रिय प्राप्त करता है और हर साल लाखों शिक्षार्थियों को नामांकित करता है। आज भारत के कई राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालय हैं। कई पारंपरिक विश्वविद्यालय में दूरस्थ शिक्षा के लिए दूरस्थ अधिगम केंद्र भी हैं। ओडीएल सामान्य पेशेवर और कौशल उन्मुख शिक्षा प्रदान कर रहा है। इग्नू की स्थापना लचीलेपन के साथ दूरस्थ माध्यम से कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए की गई थी, जैसे इसके कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई अधिगम आयु सीमा नहीं है। यह एक कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए एक विस्तार अवधि की अनुमति देता है। यह शिक्षार्थियों को मूल्यांकन के कई अवसर प्रदान करता है। ये सुविधाजनक तरीके से अध्ययन किए गए पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा दे सकते हैं। शिक्षार्थियों को पूर्ण पंजीकरण पर क्रेडिट ट्रांसफर का लाभ भी मिलता है। अंत क्रियाशीलता क्या है? जब आप कोई ड्रेस ऑनलाइन खरीदते हैं तो आप उसकी आस्तीन आगे और पीछे पर क्लिक
करते हैं और छवि प्रक्रिया देती है। कैसे यह बड़ा हो जाता है ताकि आप बेहतर देख सकें। इसी तरह जब आप एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम के माध्यम से नेविगेट करते हैं तो आप पात्रता, अवधि आदि पर क्लिक कर सकते हैं और इसी प्रकार विषय वस्तु के साथ बातचीत कर सकते हैं। एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम का अध्ययन करते समय चर्चा मंच पर इनपुट पोस्ट कर सकते हैं और इसी तरह अपने संयुक्त कार्य असाइनमेंट जमा कर सकते हैं। ये इनपुट प्रदान करने के वाले उपयोगकर्ताओं के उदाहरण हैं। हालांकि एटीएम की स्क्रीन अधिक अंतःक्रियाशील की अनुमति देती है और आप इनपुट जोड़ सकते हैं और तत्काल प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा तब भी होता है जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। हालांकि सबसे बड़ी अंतःक्रियाशीलता तब पाई जाती है जब आप ऑनलाइन विषय वस्तु को बदल सकते हैं, संपादित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए जब आप विकी पृष्ठ का उपयोग करते हैं। ई अधिगम अवधारणा और दृष्टिकोण। ई अधिगम क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए जब हम कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट, इंटरनेट और जैसे इन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग सीखने के लिए करते हैं तो उसे ई अधिगम कहा जाता है। ऑडियो और वीडियो कार्यक्रमों से सीखने के बारे में क्या विचार है? जब आप एक ऑडियो बुक, पॉडकास्ट या रेडियो प्रोग्राम सुनते हैं, उदाहरण के लिए इग्नू द्वारा प्रसारित और टेलीविजन कार्यक्रम देखते हैं, तो आप सीखते हैं कि सीखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। आप ऑनलाइन पुस्तकालयों, स्वयं जैसे पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी सीखते हैं। हालांकि कुछ परिभाषाओं के अनुसार ई अधिगम में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ साथ डिजिटल मीडिया का उपयोग शामिल है। इसलिए आप ई अधिगम के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर और कंप्यूटिंग डिवाइस और इंटरनेट को अक्सर ई अधिगम के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण माना जाता है। इस प्रकार ये अधिगम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स टूल्स और मीडिया द्वारा समर्थित शिक्षा है। होपे एट अल 255 जैसे कि बसामुराइट और पालो 2018 में उद्धृत किए गए हैं। ई अधिगम के तरीके क्या हैं? ई अधिगम के उपयोग को कई प्रकार से वर्गीकरण किया जा सकता है। ई अधिगम तुलनात्मक उपागम पर आधारित हो सकते हैं। जब शिक्षण और सीखना एक ही समय में होते हैं तो अर्थात वास्तविक समय में शिक्षक और शिक्षार्थी एक ही समय में परस्पर क्रिया करते हैं। यह एक फोन या वीडियो कॉन्फ्रेंस का उपयोग करने जैसे है, जब संदेश एक ही समय में भेजा और प्राप्त किया जाता है। अर्थकुलीय संचार तब होता है जब संदेश अलग अलग समय में पर भेजे और प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए आप जब चाहें एक ईमेल या एक पत्र पढ़ सकते हैं, लेकिन फ़ोन पर कॉल करने वाले के साथ आपके संचार में देरी नहीं हो सकती। जब शिक्षार्थी अकेले सीखता है तो ये अधिगम दृष्टिकोण को भी व्यक्तिगत किया जा सकता है, या जब शिक्षार्थियों का एक समूह सहयोगात्मक रूप से सीखता है तो यह सहयोगात्मक हो सकता है। हम ऑनलाइन विषय वस्तु सहयोग रूप से विकसित कर सकते हैं। आपने अपने दोस्तों के साथ चैट की सुविधा प्रदान करने वाले मोबाइल ऐप का उपयोग करके भी सीखा होगा। सीखने की ऑनलाइन पाठ्यक्रम। हमने चर्चा की है कि ई अधिगम में शिक्षण शामिल भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। ऑनलाइन अधिगम को ई अधिगम के अंतर्गत शामिल किया गया है, लेकिन अक्सर यह ऑनलाइन कार्यक्रमों और शैक्षणिक संस्थान या ऐसी अन्य एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में से सीखने के संदर्भ करता है। पाठ्यक्रम इंटरनेट का उपयोग करते प्रस्तुत किए जाने वाले सीखने के लिए विकसित
किए गए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के उदाहरण मुक्त मार्क्स मुक्स पर उदाहरण 7.8.3 देखो। ऑनलाइन सीखने के लिए विकसित पाठ्यक्रम का उद्देश्य व्यवस्थित तरीकों से विषय वस्तु को सीखना है। इस तरह से ऑनलाइन शिक्षण पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले द्वारा तैयार किए जाने गए एक अच्छी तरह से परिभाषित उद्देश्य के अनुसार पाठ्यक्रमों में एक निश्चित पाठ्यक्रम और मॉड्यूल इकाइयों अनुभव वाली संरचना है भी होती है। ऑनलाइन सीखने के लिए आपको पाठ्यक्रम विषय वस्तु तक पहुंचने के लिए पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण करने भी आवश्यकता होती है सकती है। ई अधिगम के लाभ और कमियां। ई अधिगम सीखने को कभी भी कहीं भी संभव बनता है। यह उन लोगों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संसाधन भी प्रदान करता है जिसका पास स्कूली शिक्षण संस्थान में भाग लेने के साथ साधन नहीं है। इस प्रकार ई अधिगम शिक्षण अवसरों का लोकतांत्रिक करता है और इस उपलब्धता कई आवश्यकता बुनियादी ढांचे के लिए सुलभ बनाते हैं, जबकि गुणवत्तापूर्ण निर्देश प्रदान करने में सक्षम शिक्षा सभी स्थानों पर उपलब्ध नहीं हो सकती। ई अधिगम हमेशा शिक्षकों द्वारा विकसित संसाधनों का उपयोग करके सीखने में मदद करते हैं। ई अधिगम भी सीखने का सस्ता बनता है क्योंकि शिक्षार्थियों को घर से दूर हॉस्टल जैसे अवसर में यात्रा करना और रहने के लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं। यात्रा के लिए बचा हुआ समय सीखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इसके अलावा कक्षा की स्थिति में शिक्षा आमतौर पर व्याख्यान देकर पढ़ते हैं। दूसरी ओर एक अधिगम में कई मीडिया विषय वस्तु शामिल हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक कोर्स में वीडियो, टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो शामिल हो सकते हैं। यह सीखने के अनुभव को समृद्ध करता है और सीखने का समर्थन करता है। हमने अंतःक्रियाशीलता पर भी चर्चा की है जो ऑनलाइन सीखने की एक विशेषता हो सकती है। ई अधिगम का एक अन्य लाभ यह है कि सीखने के दौरान शिक्षार्थी प्रोग्राम का उपयोग करना सीखना है। एक बार देख लेना ये सारे डिजिटल मिश्रित अधिगम में दो शब्द शामिल हैं। मिश्रित जिसका संयुक्त अर्थ यह है यानी मिश्रित और सीखना। मिश्रित अधिगम में सीखने के तरीके का एकीकरण शामिल है। उदाहरण के लिए कक्षा के भीतर आमने सामने सीखना, स्कूल की कंप्यूटर लैब में ऑनलाइन सीखना, घर पर वीडियो देखकर आदि का एकीकरण हो सकता है। हालांकि इन तरीकों में से एक मध्यम आमने सामने सीखना है जिसे ऑनलाइन निर्देशन के साथ जोड़ा जाता है। यह एक ऐसा सामान्य बिंदु है जो मिश्रित अधिगम की विभिन्न परिभाषाओं में शामिल है। इसलिए आमने सामने का माध्यम उन आवश्यक तरीकों में से एक है जिसका साथ मिश्रित अधिगम के लिए अन्य माध्यम मिश्रित किए जाते हैं। इसलिए केवल श्रव्य कार्यक्रमों को सुनना, वीडियो देखने से सीखने से मिश्रित अधिगम नहीं होते हैं। इस तरह जो केवल कक्षा में आमने सामने पाठ सीखते हैं वे भी मिश्रित शिक्षा में शामिल नहीं होते। इसलिए मिश्रित अधिगम में प्रौद्योगिकी आधारित ऑनलाइन निर्देश के साथ पारंपरिक आमने सामने निर्देश का संयोजन शामिल है। लेकिन सीखने की अवधि में कुछ अवधि के लिए शिक्षार्थियों को एक दूसरे से अलग किया जाता है। एम अधिगम मोबाइल अधिगम है। यह मोबाइल उपकरण और वायरलेस ट्रांसमिशन का उपयोग कर ई अधिगम है। होप एट अल 2003 255 जैसे कि बरसात मुर्गराइट और पाल 2018 में अध्ययन किया गया है। इसलिए डेस्कटॉप के विपरीत आप बिना तारों कनेक्शन के लैपटॉप, टैबलेट या फोन का उपयोग कर सकते हैं और
इस डिवाइस के पोर्टेबल होने के कारण आप यात्रा के दौरान भी सीख सकते हैं। इसलिए प्रकार एम अधिगम न केवल किसी भी समय किसी भी स्थान को सीखने की अनुमति देता है, बल्कि यात्रा के दौरान सीखने में आपकी मदद करता है। जॉन 2005 का कहना यह है कि एम अधिगम मुख्य रूप से मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीएल, टैबलेट, पीसी और यहां तक कि लैपटॉप जैसे हेडलेट या पाम टॉप डिवाइस द्वारा संभव है। लेकिन इस सूची में डेस्कटॉप शामिल नहीं है। जॉन का यह भी कहना है कि एम अधिगम के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकों में गेम कंसोल और ऑडियो पोल शामिल हो सकते हैं। बाकी को देख लेना। यो अधिगम भी एक बार देख लेना स्वयं। एक बार देख लेना। मुफ्त शैक्षिक संसाधन। आप एजुकेशन से रिसर्च जो IR शब्द की पहली बार संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान एंटीफिल एक कलवर्चन ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को 2002 फोरम में विकासशील देश में उच्च शिक्षा के लिए ओपन कोर्सवेयर के प्रारंभ पर अपनाया गया था। यूनेस्को 2002 जैसे कि मैक्सिमिलियान के उद्धृत किया गया है और मिश्रित 2016 तब से IR की अवधारणा ने अत्यधिक लोकप्रियता हासिल की है। इस संस्थान विषय वस्तु बनाने के बजाय पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए IR का उपयोग कर रहे हैं, जो पहले से ही उपलब्ध है। IR को शैक्षिक और सीखने के लिए संसाधनों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और ये किसी माध्यम, डिजिटल या अन्य कोई भी हो सकता है, लेकिन ये संसाधन बिना किसी भी या सीमित प्रतिबंध के अन्य उपयोगकर्ताओं द्वारा बिना किसी लागत के और पुनः उद्देश्यपूर्ण उपयोग की अनुमति देता है। इस प्रकार IR अन्य संसाधनों से अलग है। इसी इकाई की तरह सीखने के लिए एक संसाधन जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, या हो सकता है कि कोई चित्र या वीडियो उपयोग और पुनः उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध ना हो। उदाहरण के लिए, आप इस इकाई का उपयोग उसे पाठ्यक्रम में नहीं कर सकते हैं जिसे आप विकसित करते हैं, या इसे आपके द्वारा लिखी गई पुस्तक का हिस्सा नहीं है। ये बाकी देख लेना। बाकी चैप्टर ही समाप्त है।